डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं कृषि जगत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, जी हां, कृषि दर्शन, जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं। और फिलहाल देश भर में हम सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारी भी कोशिश है कृषि दर्शन के माध्यम से किसानों को जानकारी दी जाए और इस महोत्सव को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। आज खासतौर से हम आपको जानकारी दे देंगे केसीसी के बारे में, यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो है कितना लाभकारी सिद्ध हो रहा है किसानों के लिए, और मुलाकात कराएंगे कुछ किसानों से भी जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही आज आप जानकारी ले सकेंगे रबी सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो इजाफा किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और बात करेंगे दलहन क्षेत्र में आ रही आत्मनिर्भरता की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला भाग, विज्ञान और किसान। किसान बहनों भाइयों, विज्ञान और किसान में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अधिकतर किसान जो है इस बारे में भी जानते होंगे कितना लाभ उनको केसीसी के जरिए मिलता है। सरल शब्दों में अगर हम समझें तो पहले जो किसान हैं उन्हें सूदखोरों के पास जाना पड़ता था और काफी भारी मात्रा में हम कह सकते हैं जो ब्याज है उनसे वसूल लिया जाता था। लेकिन सरकार ने किसानों की जो समस्या थी उसको समझा और फिर शुरू हुई केसीसी स्कीम यानी किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें जो ब्याज की दरें हैं वो काफी कम रखी गई हैं और तय समय के अनुसार अगर किसान उसकी अदायगी कर देते हैं, भुगतान समय से कर देते हैं, तो वहां पर उनको ब्याज में रियायत भी मिल जाती है। किस तरह का लाभ किसानों को केसीसी के जरिए मिल रहा है और खासतौर से कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका किसान क्रेडिट कार्ड निभा रहा है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में हुई थी और इसका मकसद किसानों को कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराना था। देश के ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि है वे इस कार्ड को बनवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 5 साल में 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन लिया जा सकता है। वैसे तो ब्याज दर 9% होती है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी में सरकार 2% की सब्सिडी दे रही है। इस हिसाब से ब्याज सिर्फ 7% हुआ। वहीं अगर किसान इस लोन को 1 साल में लौटा देता है तो उसे 3% की और छूट मिल जाती है। इस हिसाब से महज 4% ब्याज किसान को देना होगा। इसी रकम से किसान कृषि उपकरण, खाद, बीज और कीटनाशक वगैरह खरीद सकते हैं। किस किसान को कितना कर्ज मिल सकता है ये इस बात पर निर्भर है कि उसकी आय कितनी है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, कृषि योग्य भूमि कितनी है, पिछली फसल के उत्पादन का क्या हाल है, भूमि की उर्वरता कैसी है और खेत को फिर से खेती योग्य बनाने में लगने वाली लागत क्या है। फसल बेचने के बाद किसान केसीसी के लोन को चुका सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ अब पशुपालक और मछली पालक भी ले सकते हैं, जिसके जरिए किसानों को बिना गारंटी के लोन मिल जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड को किसी भी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी बैंक से हासिल किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड एक बार बनवाने पर 5 साल तक मान्य होगा। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए पीएम किसान के अंतर्गत खाता होना चाहिए। कार्ड उसी बैंक से बनेगा जहां सम्मान निधि का खाता होगा।
और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपकी हम मुलाकात कराते हैं सफल प्रगतिशील किसानों से, जो कि न सिर्फ अलग अलग योजनाओं का लाभ ले रहे हैं बल्कि दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पंजाब जालंधर के विजय कुमार जी से, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लिया, साथ ही दूसरे किसानों को भी समझाया। ये कितना महत्वपूर्ण है, कैसी रही इनकी कामयाबी की दास्तां, आइए देखते हैं। कृषि उत्पादन, डेयरी और सहायक कृषि कामों के लिए फाइनेंस की ज़रूरत तो हमेशा रहती ही है। इसके लिए ज़रूरी है कि किसान को रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए धन मुहैया कराया जा सके। इसके लिए बैंकों में क्रेडिट कार्ड की सहूलत बेहद ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड किसानों को मिलने से किसानों की ज़रूरत के अनुसार खाद, दवाइयाँ, पशुओं के लिए आहार आदि इजीली प्राप्त हो जाता है और ज़रूरत अनुसार इनपुट मिलने से कृषि उत्पादन में भी बढ़ावा हो सकता है। मेरा नाम विजय कुमार, गांव चलांग, जिला जालंधर, तहसील फिलौर है और मुझे ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम है क्रेडिट कार्ड वाली, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। और जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ हमने खरीदनी हो, जैसे खाद वगैरह या कोई और भी चीज़ खेतीबाड़ी के साथ संबंधित चीज़ें हम लेते हैं, तो हमें वहाँ क्रेडिट कार्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती है और हम उसका इस्तेमाल करते हैं और हमें इसका बहुत ही फ़ायदा है और हमारा समय भी बचता है। और जिस दुकान से हम सामान लेते हैं और अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उससे हमें बहुत फ़ायदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चलाई है क्रेडिट कार्ड की, हम किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। पहले जब ये क्रेडिट कार्ड नहीं था बना, तब हमें बहुत मुश्किलें थी, पेमेंट अरेंज करनी पड़ती थी। पहले बैंक से पेमेंट लेनी पड़ती थी, फिर जाकर कोई और चीज़ खरीदते थे। अब हमने कोई भी चीज़ लेनी होती है तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, उसको इस्तेमाल करके चीज़ ले लेते हैं।
तो जाना आपने केसीसी के फायदों के बारे में, कितना फायदा इसके जरिए किसानों को मिल रहा है और खासतौर से आज के समय में जो आधुनिक कृषि है वहां पर डिजिटलीकरण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। किस तरीके से अब जो किसान है वो भी डिजिटलीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार भी अलग अलग एप्स और पोर्टल के जरिए ये प्रयास कर रही है किसान जो है उनके बीच तक पहुंच बनाई जा सके। इसी के लिए डिजिटल डेटा जो है तैयार किया जा रहा है किसानों का, यानी उनकी सारी जानकारी, किन किन योजनाओं का लाभ उनको मिला है, अगर लाभ नहीं मिला है उसकी क्या वजह रही है, सारी जानकारी अब हासिल की जा सकेगी। और इसी के लिए अगर बात की जाए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्रियों के साथ एक बैठक कर इस बारे में चर्चा की। इस दौरान और क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र सबके लिए महत्वपूर्ण है और ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रहा है। आज कृषि को ज्ञान, विज्ञान और तकनीक से जोड़ने की जरूरत है और इस दिशा में सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट लाई है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की सफलता डिजिटल कृषि का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके अंतर्गत अभी तक 11 करोड़ 37 लाख किसानों के खाते में सीधे रकम जमा हो चुकी है और इससे अमानत में ख़यानत भी नहीं होती। यही वजह है कि सरकार ने डिजिटल कृषि की इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया। राज्यों के सहयोग से किसानों का डेटा तैयार करने का काम जारी है। अब तक 5.5 करोड़ किसानों का डेटा तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि दिसंबर तक ये आंकड़ा 8 लाख तक पहुंच जाएगा। उसके बाद दूसरी योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस डेटाबेस से सरकार को मूल्यांकन और आकलन में सुविधा होगी। पीएम किसान का डेटा किसान क्रेडिट कार्ड के डेटा से जोड़ा गया है। ऐसा करने पर कोविड काल में केसीसी के जरिए 2,44,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि को आत्मनिर्भर बनाना होगा। भारत सरकार कृषि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर राज्यों के साथ चर्चा कर रही है। भारत सरकार की कोशिश है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, उसका क्रियान्वयन शीघ्रता से हो और नीचे तक इस फंड के क्रियान्वयन से कृषि अवसंरचनाएं खड़ी हों जिसका लाभ किसानों को मिले। किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें जो पात्र किसान है उसको ये मिलना प्रारंभ होना चाहिए और इसके लिए राज्य सरकारें द्रुत गति से काम करें। केंद्र सरकार इसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। पारदर्शी व्यवस्था हो, कृषि के साथ ज्ञान, विज्ञान और तकनीक तीनों जुड़ें और उनके उपयोग से किसान की ताकत बढ़े, किसान तक सब प्रकार की सूचनाएं पहुँचें, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और किसान ठीक प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खड़ा हो सके और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, हर योजना का लाभ किसान को मिल सके। इस दृष्टि से डिजिटल एग्रीकल्चर परियोजना प्रारंभ कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर किसानों के लिए गांव-गांव और खेतों तक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित किया गया है। इस कोष के संबंध में अभी तक 10,000 से ज्यादा परियोजनाओं के आवेदन मिले हैं और करीब 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस दौरान बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज हमारे देश में बेहतर माहौल है।
केंद्र और राज्यों की मिलीजुली कोशिशों से किसानों का जीवन स्तर उठाने के लिए बहुत काम हो रहा है। हाल ही में घोषित गति शक्ति योजना देश में सकारात्मक बदलाव लाएगी। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान मेरे भाइयों, दलहनी क्षेत्र की अगर बात की जाए, एक समय था जब हमें बड़े स्तर पर आयात करना पड़ता था दलहनी फसलों का, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि अब हम दलहनी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। क्योंकि लगातार एक मांग जो है वो निकल कर आती थी। हमारे देश में दलहन का उत्पादन हम सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो खपत है वो भी हमारे देश में ज्यादा होती है और मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती थी कि दलहन का आयात किया जाए। लेकिन इस आवश्यकता को अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, वो दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं और धीरे धीरे इसके रकबे को बढ़ाकर अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में माना जा रहा है जो दलहनी फसलें हैं इसमें हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो सकेंगे, जिसके जरिए न सिर्फ किसानों को फायदा मिलेगा बल्कि जो विदेशी मुद्रा है वो भी बच सकेगी और इस देश में आत्मनिर्भरता आ सकेगी। इस बारे में आइए और अधिक जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत की प्रमुख दलहनी फसलों में अरहर, चना, मटर, मूंग, मसूर और उड़द वगैरह शामिल हैं। विश्व की 90% अरहर, 75% चना और 37% मसूर भारत में ही उपजती है। सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होता है। कुल उत्पादन में इन राज्यों की हिस्सेदारी करीब 77% है। बाकी के 23% दलहनी फसलें गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में उगाई जा रही हैं। साल 2013 और 14 में 1 करोड़ 92 लाख टन के करीब दालें उपजी थीं। इस साल इनकी उपज तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि इस बार इनकी पैदावार 2 करोड़ 57 लाख टन तक पहुंच जाएगी। वैसे सरकार ने 2 करोड़ 56 लाख टन का ही लक्ष्य निर्धारित किया था। भारत को करीब 2 करोड़ 65 लाख टन दालों की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश दलहन उपज में आत्मनिर्भर बनने के बहुत करीब है। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो गया। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों को दालें उगाने के लिए प्रेरित किया और इनका भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया।
इतना ही नहीं, दालों के किसानों को सरकारी खरीद के दौरान बोनस का भी इंतजाम किया गया। इन कदमों से किसान दलहनी खेती की ओर प्रेरित हुए और पैदावार में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। ज्यादा उपज में हमारे वैज्ञानिकों का भी योगदान कम नहीं है। उन्होंने अच्छी गुणवत्ता और ज्यादा उपज वाले बीज तैयार करके दालों की किल्लत को दूर किया है। भारतीय वैज्ञानिक 500 से भी ज्यादा उन्नत किस्में तैयार कर चुके हैं। हमारे देश में लोग बड़े पैमाने पर दालों का इस्तेमाल करते हैं। जरूरत के हिसाब से आपूर्ति न होने के कारण लोगों की थाली में दाल की मात्रा कम हो रही है। 1951 में रोजाना प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता 60 ग्राम थी, जो 2010 में घटकर 34 ग्राम के आसपास रह गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार ये मात्रा 80 ग्राम और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 104 ग्राम होनी चाहिए। चूंकि दाल प्रोटीन से भरपूर है, इसलिए पोषण सुरक्षा में इसका बड़ा योगदान है। ज्यादा उपज से प्रति व्यक्ति ज्यादा दालों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और इससे कुपोषण से लड़ने में मदद मिलेगी। वैसे किसानों के लिए दलहनी फसलें बोने के दोहरे फायदे हैं। इन्हें बोने से फसल तो मिलती ही है, खेतों की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इन्हें अंत्य फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। किसान बहनों भाइयों, कृषि दर्शन में हमने बात की थी डिजिटलीकरण की, और इसी के लिए जैसा हमने आपको बताया था अलग अलग मोबाइल ऐप्स हैं। इसी में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं किसान सारथी ऐप के बारे में। किस तरह की ये ऐप है और क्या फायदा इसके जरिए जो किसान हैं उनको हो सकता है, आइए जानते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ये ऐप किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इसके जरिए किसान कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर वार्ता करने और खेती किसानी से संबंधित सलाह प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐप किसानों को लाइव कॉल, किसान पंजीकरण, मैसेजिंग और नई कृषि सीखने की सुविधा भी प्रदान करता है। किसान सारथी की मदद से किसान अच्छी फसल, उपज की सही रकम और भी कई मूलभूत चीजों की जानकारी हासिल कर पाएंगे। किसान सारथी से मिली जानकारी से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। इस ऐप की मदद से किसान अपनी फसल और सब्जियों को भी सही दामों पर और सही स्थान पर बेच सकेंगे। किसान सारथी पर किसानों की दैनिक गतिविधियों पर अधिकारियों की भी सीधी निगरानी रहेगी। तो जाना आपने किसान सारथी ऐप के बारे में, और अब आपको बताते हैं कृषि दर्शन को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। यानी ये सारी जानकारी अब आप YouTube पर हासिल कर पाएंगे। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। इसके साथ ही इससे पहले जो कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं वो भी आप YouTube के माध्यम से अब देख सकेंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही आप पत्र व्यवहार के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों की नई नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश, निराश, मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है, जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं
जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? जिस खानदान में ब्याह कर आई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी ना बिछेगी बिसा। तोरा मन दर्पण कहलाए, उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जिस खानदान में ब्याह कर आई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी ना बिछेगी बिसा। तोरा मन दर्पण कहलाए, बाबा बरगद पुरावाई मिनतिया बिनतिया सुनी लाना हमार, बिनतिया सुनी लाना हमार। बाबा बरगद पुरावाई बिनतिया मिनतिया सुनी लाना हमार। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अबे तेरा के दे दे सुनने बे चल चल के देखे आजा बे आ दिखला दे बे। That's the way। रोम का रबता दोस्त का धक्का हमें बे, मैं छुड़ा दे छक्का पार इक्का हमें बे। कभी आग बबुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे, यारों की यारी का है फरमान। सिकंदर 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 यहाँ के हम
साथ बदलते भारत की शान।